रात के कोई 1 बजे का समय होगा। नरेश कुमार, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे। जीप पर अपनी टीम के साथ शहर में गश्त लगा रहे थे। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ शांत था। सारा शहर सोया हुआ था। इक्को दुक्का गाड़ी जो शहर में आ रही थी या शहर से बाहर जा रही थी किसी काम को, सिर्फ वही नजर आ रही थी और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही एक रोड से नरेश कुमार गाड़ी निकालते हैं, उन्हें एक बदहवास भागता हुआ आदमी नजर आता है। मानो जैसे किसी का खून करके भागा हो या किसी के घर में चोरी करके भागा हो और पकड़े जाने के डर से वो जितना हो सके तेज भाग रहा है। नरेश कुमार को कुछ अटपटा लगता है और वो जल्दी से गाड़ी उसके आगे करते हैं, उतरते हैं और उसको पकड़ते हैं। देखने में तो वैसे वो कुछ चोर उचक्का जैसा ही लग रहा था, जैसे उसे कपड़े थे, लेकिन काफी डरा हुआ, काफी सहमा हुआ। वो बस एक तरफ इशारा कर रहा था, मेरा दोस्त, उसको बचा लो, उसको बचा लो। अब ये दूसरी तरफ देखते हैं, वहां पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर ये अपने सिपाही को भेजते हैं कि देखो वहां पर क्या है। कुछ आगे जाने के बाद सिपाही की आवाज आती है अंधेरे में से कि साहब यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। अब इसको पकड़ा जाता है, जीप में बिठाया जाता है और ये उस तरफ जाते हैं जहां से सिपाही की आवाज आ रही थी। वहां पर देखते हैं एक और आदमी पड़ा हुआ था। उसको काफी ज्यादा चोटें आई थी, जैसे किसी ने काफी बेरहमी से उसको मारा है। लेकिन फिलहाल ये वक्त सवाल जवाब का था ही नहीं, क्योंकि उनके सामने एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और दूसरा आदमी जो जीप में था वो शायद इस हालत में था नहीं कि वो कुछ बोल सके, कुछ बयान दे सके। अब जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जो दूसरा आदमी पड़ा हुआ था वो तो सीधा आईसीयू में भर्ती होता है, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत होश थी, सहमा हुआ था, जैसे ही वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखता है वो तो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ता है कि साहब जेल में बंद कर दो, यहाँ मत लेकर आओ, प्लीज जेल में बंद कर दो, यहाँ अस्पताल में नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। अब इसको दो लगाते हैं और कहते हैं कि अरे तेरे जैसी मानसिक स्थिति है, पहले तेरा इलाज तो करें, तुझे हमने जेल में डालकर अपने गले में फंदा डालना है क्या। जैसे तरह से उसको कंट्रोल करके हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और बेड पर लेटाया जाता है। अब जैसे ही उसके सामने नर्स आती है उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, तो वो फिर से अनकंट्रोल हो जाता है, चीखें मारने लग पड़ता है कि मुझे बचाओ, इससे, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। अब अच्छी खासी नर्स, देखने में भी सुंदर, उसको कोई ऐसे चुड़ैल कहे तो सबको बुरा तो लगेगा ही, यकीनी तौर पर उसको भी लगा ही होगा। वो बड़े गुस्से से इसकी तरफ देखती है, डॉक्टर को इशारा करती है कि ये क्या, वो डॉक्टर को इशारा करती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनको कुछ खटकता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। रात के समय में ये ऐसे बदहवास भागे जा रहा है और शायद अपने दोस्त को छोड़कर, जो अगर कुछ देर तक उसकी मदद ना की जाती तो शायद वो मर जाता। ऐसा क्या इन्होंने देख लिया, क्या है वो राज। खैर, ये तो आपको कहानी के अगले हिस्से में पता लगेगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो बाद में कमेंट जरूर करना कि कैसी आपको कहानी लगी। शेयर कीजिए और हाइप जरूर करते रहिएगा, जिससे वीडियो प्रमोट हो। इसके साथ साथ ही लाइक तो बनता है। खैर, अब कुछ कुछ मामला समझ में आ रहा था। अब इनकी फोटोज वगैरह खींची जाती हैं और थानों में भेजी जाती हैं। जब थाने से रिपोर्ट आती है कि भाई ये तो भगोड़े हैं, ये तो क्रिमिनल हैं और कोर्ट के फरमान से भागे हुए हैं। अब ये तो पता लग चुका था कि भाई ये तो हैं क्रिमिनल, लेकिन उसके बावजूद थे तो इंसान ही। और इन दोनों के साथ कुछ ऐसा घटा था जिसके बाद एक तो बिल्कुल ही अपने होश खो चुका था और दूसरा अपने होश में था, लेकिन हुआ ना हुआ एक बराबर था। अब डॉक्टर से तसल्ली से बात की जाती है कि भाई इसको पहले नॉर्मल करो। नींद का इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ देर बाद वो लगभग नींद के होश में चला जाता है। फिर उसके बाद जब उसको होश आती है तो माहौल देख के तो फिर वो पैनिक हो जाता है, लेकिन पहले से कम, क्योंकि शायद अब उसको विश्वास हो चला था कि उसके सामने पुलिस भी है, डॉक्टर भी ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में। और जब उसको होश आती है तो फिर नरेश को बुलाया जाता है, यानी इंस्पेक्टर को। अब
उसके पास नरेश पहुंचते हैं। हालांकि नरेश एक सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन अभी जो हालात थे वो ऐसे नहीं थे कि उससे कुछ सख्ती से पूछताछ की जाए। पहले से वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तो कोशिश की जाती है कि जितने प्यार से उससे बात की जाए, जो कुछ उससे प्यार प्यार से उगलवाया जा सके उगलवाया जाए, क्योंकि थे तो वो क्रिमिनल, रास्ता तो उनका सीधा जेल की तरफ ही जाना था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन ये इनके साथ हुआ क्या था पहले ये तो पता लग जाए। अब नरेश कुमार उससे पूछना शुरू करते हैं बड़े प्यार से कि तुम्हारा नाम जोगिंदर है ना? वो हाँ में सर हिलाता है और कहते हैं कि जो दूसरा है उसका नाम सुरेश है। फिर वो हाँ में सर हिलाता है। वो कहता है देखो भाई, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, हमें भी पता है कि तुम कौन हो। तुम्हें यहाँ के बाद कहाँ जाना है ये भी पता है, हम ही लेके जाएंगे ये भी तुम्हें पता लग ही गया होगा। लेकिन जिस दिन हमने तुम्हें पकड़ा, या यूं कहें कि तुम खुद ही हमारे पास आ गए बचते बचाते, उस दिन क्या हुआ था मैं चाहता हूं कि वो सारी चीज तसल्ली से बताओ। कोई चोरी की, डकैती की, किसी का खून किया, अगर कुछ ऐसा है तो पहले ही बता दो, हम मदद करेंगे तुम्हारी सजा कम करने में। लेकिन अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो भाई जितनी सख्त हो सके सजा दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। अब जोगिंदर डरा हुआ था, वो आगे हाथ जोड़ता है, वो कहता है हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हम भगोड़े हैं, इसके अलावा उस दिन उस रात हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, मेरा दोस्त सुरेश कैसा है, वो ठीक तो है? तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हालत खतरे से बाहर है लेकिन स्थिर है, बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होश अभी नहीं आया। लेकिन उसको इतना मारा किसने? अब वो डरते हुए कहता है मैंने। नरेश कुमार को हैरानी होती है, तूने अपने दोस्त को ही मारा? नहीं मैंने उसको नहीं मारा, मैंने तो उसको मारा था, लेकिन पिट ये गया। अब नरेश कुमार अपना सर खुजलाते हैं, अरे क्या बकवास कर रहा है, जो बोल रहा है सीधे से बता, तुझसे मैं प्यार से बात कर रहा हूं, तू है कहानियां बनाई जा रहा है, सीधे से बात कर क्या हुआ? वो कहता है आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, मैं सच बोल रहा हूँ, आप में से कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा जो हमारे साथ हुआ। नरेश कहता है तू बोलेगा कि फिर तुझसे बुलवाएं? तो फिर जोगिंदर कहता है कि एक छोटी सी विनती है मेरी। नरेश कहता है बोल। कहता है प्लीज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, मतलब एक जाने को बता सकता हूँ, मैं इतने लोगों के सामने कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज आप या कोई और कोई भी एक जना मेरी बात सुन ले, उसके अलावा कोई नहीं। क्या डॉक्टर ने पहले कहा था कि भाई पैनिक में है तो ज़्यादा कुछ प्रेशराइज करना नहीं है। तो नरेश कहते हैं भाई कुछ तो पता लगेगा, 5-10%। दूसरों को कहते हैं चलो भाई बाहर चलो, इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करो पहले तो, क्योंकि वो ये जर्नल वार्ड था, यहाँ पे और भी थे। तो कहते हैं भाई इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करो। दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। अब कमरे में सिर्फ जोगिंदर और नरेश, इसके अलावा कोई नहीं। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ नरेश कुमार और जोगिंदर। जोगिंदर कहता है कि आपको तो पता लग ही गया है कि हम भगोड़े हैं और इसी वजह से हम भागते फिर रहे थे। उस दिन की बात है कि रात का समय था और हम जहां पर बैठे हुए थे वहां पर पता लगा किसी को और उसने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। अब पुलिस के आने से पहले हमें पता लग जाता है कि पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ रही है और हम भागने लग पड़ते हैं दोनों जने, मैं और मेरा दोस्त सुरेश। उन तंग गलियों में हमें पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि उन गलियों के बारे में जितना हम जानते हैं पुलिस तो उसका कुछ भी नहीं जानती, और वैसे भी गाड़ी वगैरह तो वहाँ पर आने से रही। हम गलियों में उनको धोखा देते हुए भागते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम गलियों से बाहर जा रहे थे, खुले में जा रहे थे, हमारे पकड़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था और अब हम बाहर की तरफ जाने लग पड़ते हैं, खुले में जाने लग पड़ते हैं, शहर के बाहर की तरफ जाने लग पड़ते हैं। और हमें अब नजर आ रहा था कि पुलिस अब हमें पकड़ लेगी। हम कुछ झाड़ियों में से निकलते हुए सीधा एक खंडर की तरफ चले जाते हैं। हमें नहीं पता था कि वो खंडर क्या है, क्या इसका इतिहास है, सच में वो इमारत है भी किस चीज़ की, यानी किसी समय में जब वो इमारत रही होगी तो थी भी किस चीज़ की, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ छुपने के लिए वहाँ पे एक कोने में चले जाते हैं। अब पुलिस की दूर दूर से आवाज़ आ रही थी, जैसे उसको
ये तो पता था कि यहीं कहीं वो होंगे, लेकिन ये नहीं वो शायद पता कर सके कि हम इस खंडर में छुप चुके हैं, या फिर शायद वो जानबूझकर इस समय इस खंडर में आना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि उनको इन खंडरात के बारे में पता और हमें नहीं पता था सच में। अब कुछ देर तक हम इंतज़ार करते रहे कि पुलिस की जो गाड़ियों की आवाज़ है वो आनी बंद हो, और उसके बाद भी हम कुछ घंटे इंतज़ार करते रहे कि ऐसा ना हो कि बस आवाज़ बंद हो और हम निश्चिंत होकर बाहर की तरफ निकले और हमें पुलिस दबोच ले। हम कुछ देर उसी कोने में दुबक कर बैठे रहे, लेकिन हमें अजीब सी स्मेल आ रही थी, अजीब सी, बहुत ही सर्द सी स्मेल आ रही थी। अभी हमारे आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, बस इसके सिवा कुछ नहीं। और जब वो समय हुआ, हमें लगा कि अब तो पुलिस यहाँ पर नहीं होगी, हम उठते हैं और बाहर जाने की मैं करता हूँ जहाँ से हम अंदर आए थे। मुझे सुरेश कहता है, अरे कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है, भाई निकले यहाँ से। कहता, देख भाई, रात का समय है, ठंड बढ़ रही है, रात को हम ऐसे खुले में घूमेंगे, फिर किसी ने देख लिया, फिर कोई इत्तला कर लेगा, तो इससे अच्छा यहीं ना, आज यहीं पर रुकते हैं। ये देख, जगह तो वैसे अच्छी है, पुलिस वाला भी कोई नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कि इसी को हम अपना आशियाना बना लेते हैं, रात के समय यहीं पर रुक जाए, रात के समय यहीं पर छुप जाया करेंगे, दिन में भी देख लेते हैं एक आधा। देख, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ इसको ना घूमना शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा सा हमें मिल जाए और सिस्टम अपना मतलब टेम्परेरी बना लेते हैं। मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी कि बात तो ये ठीक कह रहा है। हम ऐसे ही भागते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, यहाँ पर तो पुलिस भी नहीं आई, और मुझे नहीं लगता कि इस खंडरात में दिन के समय में भी कोई आता होगा, रात तो दूर की बात है। तो क्यों ना हम इसे अपना ठिकाना बना लें। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अब हम एक कॉरिडोर में थे जहाँ पर कुछ दरवाजे तो हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन उन पर पल्ले नहीं लगे हुए थे। अब हमारे पास जो फ़ोन थे वो हमने बंद किए हुए थे, नेचुरली बात है, अभी अगर फ़ोन चले हो और किसी को नंबर पता हो तो ट्रेस कर सकता है। और हमने फ़ोन चालू करने भी ज़रूरी नहीं समझे, बैटरी वगैरह भी डाउन थी, इसलिए टॉर्च वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारे पास लाइटर था। अब हम लाइटर जलाते हैं और उस खंडरात की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम उस खंडरात की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमें आभास होता जा रहा था कि हम कहाँ पर हैं। हम थे हॉस्पिटल के खंडर में। ये हॉस्पिटल पुराना वाला हॉस्पिटल साहब, आपको पता है, अब तो नया बन गया काफ़ी साल से। वो पुराने वाला हॉस्पिटल जो खंडर बन चुका है, हमें नहीं पता था। हमारे शायद पैदा होने से पहले ही वो खंडर बन चुका था। अंग्रेजों के ज़माने का हॉस्पिटल था वो, पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें। और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें साइन नज़र आ रहे थे, खून के धब्बे नज़र आ रहे थे, पुराने स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे। हम वैसे वैसे ही खुश होते जा रहे थे कि अच्छी जगह मिल गई, यहीं पर छुपेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे सिवा भी वहाँ पर कोई है, और जो है वो इतना खतरनाक है, इतना खूंखार है कि कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तो क्या, वो कुछ हमें घंटे तक नहीं वहाँ पर रुकने देगा। अब हम दोनों बात करते जा रहे थे कि भाई हाँ, जगह तो ठीक है, कचरा वगैरह है, एक अच्छा सा कमरा ढूंढते हैं। अरे ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई बेसमेंट भी होना चाहिए। हम बेसमेंट में रात को छुपा करेंगे, दिन के समय में भी वहाँ पर हम देख लेंगे, अच्छे से ज़्यादा देख लेंगे। स्ट्रेचर देख कितने हैं, सोने का भी हमारा इंतज़ाम हो गया, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अचानक से जहाँ पर कॉरिडोर ख़त्म होता था, टी पॉइंट था, वहाँ से बहुत तेज कोई सफ़ेद कपड़ों में भागता हुआ जाता है। एकदम से हमारी जो ध्यान है हमारा उस तरफ जाता है, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो तूने भी देखा, वहाँ पर था ना कोई? अब हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, और हमारे दोनों का आंसर, जवाब था, हाँ यार कोई तो था, किसी को तो देखा है। कौन है वो? यानी कि हमारे सिवा भी यहाँ पे कोई रह रहा है। अरे देख लेंगे भाई, खदेड़ देंगे उसे, कोई भी होगा। अब ये हमारी जगह, हम यहाँ पे रहेंगे। अब ये आगे बढ़ते हैं, कुछ ऊंची आवाज लगाते हैं, कौन है बे? अगर है तो खुद ब खुद सामने आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से यहाँ से चले जाओ। अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन किसी भी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। अब ये कहते हैं छोड़ यार, कोई होगा देख लेंगे। ये अब थोड़ा सा शुरू करते हैं घूमना फिरना। फिर धीरे धीरे वो एक जगह पे जाते हैं। ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा कमरा है, अंधेरा, घुप अंधेरा छाया हुआ था। ये जो इलाका था ये कुछ हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूरी पर था, यानी कि एक कॉरिडोर था
गुफा जैसा, और उसके बाद फिर ये इलाका शुरू होता था। इन्हें ये इलाका शुरू में तो काफ़ी ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंधेरे को ये चीरते हुए आगे जाते हैं, इनकी नज़र एक स्लैब पर जाती है। ये बदबू जहाँ इन्हें बिल्कुल गेट के शुरू से आ रही थी, सेम वही बदबू इन्हें उस स्लैब से भी आ रही थी। अभी ये देख रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये आखिर चीज़ क्या है और हॉस्पिटल में ये क्यों बनी है। अचानक से एक दरवाजे के बहुत तेज़ बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि इनके पीछे वाला दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। ये जल्दी से भाग के आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक ताला लटका हुआ था वहाँ पर। अब ये दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अरे जोगिंदर कहता है, अरे ताला किसने लगा दिया? और सुरेश कहता है, बेवकूफ, ताला छोड़, दरवाजा कहाँ से आ गया? जब हम यहाँ पर अंदर आ रहे थे दरवाजा तो था ही नहीं, सिर्फ एक बना हुआ था पैनल, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनी हुई थी, दरवाजा नहीं था, मुझे पक्का याद है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पसीने से तरबतर। मौसम में ठंडक थी, लेकिन इनके शरीर से पसीना ऐसे निकल रहा था जैसे बरसात में किसी पर पानी कोई गिरते। अब ये फिर से पीछे की तरफ घूम के देखते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि जो ये जगह है, दरअसल ये जगह कौन सी है। इन्हें इंसान के डायग्राम्स याद नजर, इन्हें इंसान की दीवारों पर बनी हुई डायग्राम्स नजर आ रही थी, खून के छींटे नजर आ रहे थे, और वो स्लैब, ये एक पोस्टमार्टम रूम था। आसपास कुछ छोटे छोटे स्लैब्स बने हुए थे, छोटे छोटे पैनल्स बने हुए थे जहाँ पर शायद बॉडीज को रखा जाता था। ये तब की बात है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात, आज की नहीं। उस हिसाब से उन्होंने बनाए हुए थे, ड्रॉर बनाए हुए थे। ये एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं, अरे ये मुर्दाघर है, यहाँ पर पोस्टमार्टम होते थे और यहाँ पर ही वो बॉडीज रख देते थे। और ये हॉस्पिटल भी बहुत पुराना हॉस्पिटल है, हमें तो पता भी नहीं है ये कब का खंडर बना हुआ है। यार मुझे लगता है यहाँ पर ठीक नहीं है, मुझे पक्का पता दरवाज़ा नहीं था वहाँ पे। तो सुरेश कहता है, अरे भाई मैं भी मानता हूँ दरवाज़ा नहीं था, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लिया दरवाज़ा हो भी, ताला कहाँ से आ गया? अब ये डर चुके थे। कुछ देर बाद इन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये हंसी कोई मामूली हंसी नहीं थी। इतनी खौफनाक हंसी किसी औरत की, जैसे मानो इन दोनों के शरीर में से प्राण ही निकाल देती है। अब ये भागने की फिराक में थे, लेकिन अब ये जिस कमरे में थे वहाँ पर कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था, सिवाय एक उस दरवाजे के जो पहले था ही नहीं, और एक सामने दरवाज़ा इनको सिंगल डोर नज़र आ रहा था। ये उसको टच करके देखते हैं, एक वो हल्का सा लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा था, और थोड़ी देर उस दरवाजे को पीटने के बाद वो दरवाज़ा टूट जाता है और उनकी सांस में सांस आती है। अब ये जब उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो सामने इनको कॉरिडोर नज़र आ रहा था, और उस कॉरिडोर में इनको कोई चलता हुआ नज़र आ रहा था, जो धीरे 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 दूसरी ओर जा रहा था लंगड़ा के। ये वही सफ़ेद कपड़े थे जो इन्हें पहले नजर आए थे, कोई सफ़ेद कपड़े में भागा है अब, लेकिन इनकी बुलाने की हिम्मत थी नहीं, क्योंकि कुछ तो इन्हें आभास हो चुका था कि हम बड़ी गलत जगह पे आ चुके हैं और हमें यहाँ जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब ये धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहे थे और आपस में बुदबुदा रहे थे कि जैसे ही ये इधर या उधर जाएगी हम मिलके इसकी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से, पता नहीं लगना चाहिए। और ये बस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन शायद जो वो चले जा रहे थे उसको एहसास हो चुका था कि कोई उसके पीछे है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है उसका चेहरा ही नहीं था, बस बाल ही बाल थे और चेहरे की जगह सिर्फ और सिर्फ था अंधकार। अब ये दोनों उसकी तरफ देख के ऊंची चीख मारते हैं और जल्दी से उसी तरफ भागते हैं डर के मारे और उसको चीरते हुए निकल जाते हैं, लेकिन उसको किसी भी तरीके का कोई भी महसूस कुछ नहीं हुआ। अब ये जल्दी से कॉरिडोर के लेफ्ट साइड की तरफ
अब ये जल्दी से कॉरिडोर के राइट साइड की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो कमरा राइट साइड था और उनका अंदाजा था कि हम राइट साइड जाएंगे तो उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने इस मनहूस खंडर में एंटर किया था। ये भागते जा रहे थे और कुछ ही मीटर का कॉरिडोर मानो कितने किलोमीटर का बन चुका था। इनको अंत नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब ये जल्दी से भागते हैं और सामने इनको दरवाजा नजर आता है। यहां से वो अंदर आए थे, लेकिन जब यहां से वो अंदर आए थे वहां पर कोई भी दरवाजा नहीं था। ये फंस चुके थे। अब ये बस दरवाजा पागलों की तरह खटखटाए जा रहे थे कि भाई पुलिस ही सही, कोई तो सुन ले। लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था, क्योंकि इन खंडरात की तरफ ना ही कोई रात को दूर की बात बल्कि दिन में भी कोई नहीं आता। अब इस सारे खंडरों में सिर्फ और सिर्फ 2 जिंदा लोग थे, एक जोगिंदर और एक सुरेश, और बाकी थे मुर्दों की फौज। ये दरवाजा खटखटाते और अचानक इन्हें महसूस होता है कि कोई इनकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ये वो औरत नहीं थी जो इन्होंने पहले देखी थी, ये कोई शख्स था और ये इनकी तरफ जैसे जैसे बढ़ता आ रहा था उसकी रूपरेखा साफ होती जा रही थी। वो कोई गंजा सा आदमी था, लेकिन बेहद मनहूस, बेहद बदसूरत। वो आते ही सुरेश को उठा लेता है ऊपर और मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोगिंदर थोड़ी सी हिम्मत करता है और वो बिना देखे बिना सोचे जो बस उसका हाथ पांव जो चलते हैं वो उसको मारना शुरू कर देता है। आंखें बंद करके मारी जाता है, मेरे दोस्त को छोड़, मेरे दोस्त को छोड़। कुछ देर बाद उसके दोस्त यानी सुरेश के चीखने की आवाज आती है। वो देखता है कि वो आदमी तो था ही नहीं और वो अपने ही दोस्त को पीटे जा रहा है। क्या ये उसका भ्रम था? सुरेश ने भी तो उसको देखा था। यह जगह सच में जितनी खतरनाक थी उतनी ही खौफनाक और डरावनी थी। अब सुरेश को इतनी ज्यादा मार पड़ चुकी थी उसके ही दोस्त के द्वारा कि वो तो चलने फिरने की हालत में भी नहीं था। लेकिन शायद किसी को तरस आ गया, शायद किसी भूतनी को या किसी मुर्दे को तरस आ गया। अचानक से जोगिंदर को एक आवाज आती है कि कोई कॉरिडोर के तरफ से ही कोई चीज आ रही है इसकी तरफ। वो देखता है कि एक औरत है जो देखने में नर्स के जैसी है, बिल्कुल शक्ल ठीक, थोड़ी सी बुजुर्ग, और वो बड़े गुस्से से इनकी तरफ एक व्हील चेयर लेती आ रही है और वो उसके सामने जब व्हील चेयर लाकर रखती है और बड़े गुस्से से जोगिंदर को रखती है, इसको बिठा यहाँ पे, इसका इलाज करना है। ना जाने कहाँ कहाँ से चले जाते हैं, तुम्हें नहीं पता ये हॉस्पिटल हमारा है, क्यों यहाँ पर आए, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इसको काफी अजीब लगता है और सोचता है कि इस खंडर हॉस्पिटल में ये नर्स क्या कर रही है। लेकिन अभी वक्त सोचने का नहीं था। ये उसको उस व्हील चेयर पर बिठाता है और वो नर्स धीरे धीरे उसको खिसकाना शुरू करती है और इसके बाद जो होता है सर आप यकीन नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैं सर ऊपर करता जा रहा हूं, जो आसपास खंडर था वो अब नॉर्मल हॉस्पिटल जैसा लग रहा है और वो नर्स जो है एक रूम में लेकर जाती है सुरेश को और कहती है कि यहीं पर वेट करो, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। और दरवाजा मेरे सामने बंद हो जाता है। मैं ना जाने किस हेलुसिनेशन में था, मैं किस सम्मोहन में था कि मुझे भी वो सब कुछ सही लग रहा था। अभी कुछ समय पहले जो खंडर हॉस्पिटल थे, जो आसपास सब कुछ खंडर था, हम बस भागने की सोच रहे थे। ना जाने मैं क्यों ये सोच रहा था कि वहां पर मेरे दोस्त का इलाज होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या मुझे खंडरात की जगह वहां पर नॉर्मल सब नजर आ रहा था और मैं अब थोड़ा सा आगे होके देखता हूँ और जैसे ही नजर मेरी जाती है जनरल वार्ड पर, वहां पर मुझे इंसानों की जगह मुर्दे पड़े हुए दिखाई देते हैं सर, पंखों से लटके, जमीन पर पड़े और बेड पर पड़े। जाने वो शायद हमारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता हूँ वो धीरे धीरे उठने लग पड़ते हैं और मैं भागा भागा जाता हूँ उसी रूम में जहां पर सुरेश को लेकर जाया गया था। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ ये वही दरवाजा था, ये वही कमरा था, यानी पोस्टमार्टम रूम। वो मेरा दोस्त वहां पर पड़ा हुआ था उस स्लैब पर जहां पर मुर्दों को रखा जाता है और वो नर्स
उसकी पीठ मेरी तरफ थी। शायद वो मेरे दोस्त को मारने जा रही थी, या मुझे ऐसा लग रहा था। जैसे मैं कहता हूँ मुझे अपने दोस्त को लेके जाना, वो मेरी तरफ घूमती है और उसका भी ठीक वैसे ही चेहरा नहीं था जैसे पहले हमने सूरत का देखा। मैं जल्दी से अपने दोस्त को घसीटता हूँ वहाँ से, और घसीटता घसीटता बाहर की तरफ जाने लग पड़ता हूँ और देखता हूँ कि मुर्दे भी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। सर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे, शायद कोई किसी जन्म में अच्छा कर्म कर लिया होगा। जब हम दोबारा से उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था। हम बाहर निकलते हैं, मैं अपने दोस्त को घसीटता हुआ लेकर जाता हूँ, और अब मुझे खतरनाक आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने दोस्त को कंधे पर उठाता हूँ और भागना शुरू करता हूँ। एक पॉइंट पर आकर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, मैं दोस्त गिर जाता है मेरा दोस्त, और मैं तेज़ी से भागता हूँ क्योंकि वो आवाज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर आपकी गाड़ी, आप आगे गाड़ी लगाते हो, और जो मैंने था आपको बता दिया। सर प्लीज़ मुझे जेल ले जाइए, और गलती से भी उस खंडर की तरफ मत लेके जाना प्लीज़। और मैं आपको भी कहता हूँ आप भी मत जाना। अब जब ये सारी बात नरेश सुनते हैं, उनको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो इसको पागल समझ रहे थे, क्योंकि अगर ये उसके साथ उस दिन पूछताछ करते तो शायद ये मान लेते कि किसी नशे में होगा, हाई होगा। लेकिन अब इसको कुछ दिन हॉस्पिटल में हो चुके थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो ये बोल रहा था, चाहे ये झूठ बोल रहा था, लेकिन अपने हिसाब से ये सच बोल रहा था। हो सकता है कि जो बात हो इसका हेलुसिनेशन हो, सब कुछ ये माना जा सकता है। अब उसके बाद फिर जब इसके दोस्त सुरेश को होश आती है, जब उसकी टेस्टिमनी होती है, उसको उससे पूछा जाता है, तो वो भी जितनी देर तक होश में था वो भी यही बात बताता है कि उसको किसी ने ऊपर तो उठाया था, और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू हो जाती है और उसे जोगिंदर ही मार रहा था। लेकिन मुझे पता है कि जोगिंदर तो उस आदमी को मार रहा था जिसने मुझे ऊपर उठाया था। अब ये इतनी उलझन वाली बात थी, लेकिन अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ना इसमें किसी की जान गई थी और ना ही कोई इसमें एक्यूरेट, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट विक्टिम था। जो लोग थे वो पहले से ही भगोड़े थे किसी दूसरे जुर्म में, तो कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ था नहीं। लेकिन नरेश के दिमाग में ये बात तो थी कि भाई सच में क्या ये कुछ खंडर इस तरीके की कहानी बयां करते हैं। अब ये दिन के समय में अपनी टीम के साथ वैसे ही गश्त करते हुए उस खंडर की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि सच में हॉस्पिटल है तो खतरनाक, खौफनाक, अजीब सी मनहूसियत है इस खंडरात में। फिर लोगों से पूछते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल फिर क्या है, तो फिर पता लगता है कि बहुत पुराना, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने का, यानी कि अंग्रेजों के होते हुए ये खंडर बन चुका था और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ था ग्रामीण। और जब ये शहर नहीं था, जब ये गांव था, और गांव के लोगों और हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ उनमें कुछ तकरार हुई थी और यहाँ पर सैकड़ों मौतें हुई थी उस दिन। और उसके बाद फिर ये हॉस्पिटल अंग्रेजों ने बंद कर दिया था और धीरे धीरे ये खंडर बन गया था। ये तब जाना जाता था पोस्टमार्टम करने के लिए। उस समय इतना पोस्टमार्टम मतलब का था नहीं, लेकिन ये हॉस्पिटल में स्पेशल जो लोग मरते थे और उनका पोस्टमार्टम होता था और उनकी बॉडीज़ को रखा जाता था। शायद आज भी वो मुर्दा लोग इंतज़ार में हैं अपनी मुक्ति के उस हॉस्पिटल में, लेकिन उन खंडर में, जैसे मैंने कहा कि रात तो दूर की बात, दिन के समय में भी कोई नहीं आता और ये दोनों बेचारे गलती से वहाँ पर चले गए। ये हॉस्पिटल मौजूद है पंजाब के एक सीमावर्ती शहर में। नाम होता है ए से शुरू। आप गैस करेंगे कि कौन सा शहर है। अमृतसर नहीं है, इसके अलावा आप गैस कर लेना। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही हाइप जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले किस्से की ओर। ये किस्सा एक अजीब, बेहद अजीब बात होती है खौफनाक सपने और उनकी सच्चाई में बदलने की। लेकिन खौफनाक सपनों से लेकर उनकी सच्चाई में होने तक का जो सफर होता है वो कितना कठिन होता है, और हरदम ये डर लगा रहता है कि अगर ये सपना सच हो गया तो। ऐसा ही कुछ होता है मुकेश के साथ, मुकेश की बहन के साथ और मुकेश के पिता के साथ। मुकेश की एक मासी
मुकेश की मासी बेहद ही एक अच्छी औरत, घर को बांध कर रखने वाली औरत, एक ऐसी औरत जो अपने पति के जुल्मों सितम भी सहती रही, लेकिन किसी से बहुत बात नहीं की। लेकिन बहुतों को पता था कि बेचारी के साथ अन्याय होता है। उनमें इनका परिवार भी था। इन्होंने यानी कि इनके पिता यानी कि अपनी मौसी के जीजाजी हो गए, इनकी मौसी के जीजाजी हो गए। तो ये कहते थे कि तू छोड़ दे, इसको छोड़ दे। शुरू से कहते थे हम तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, लेकिन नहीं। भारतीय प्रतिबद्धता स्त्रियां। धीरे धीरे बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, कोशिश हुई कि संभाला जाएगा, इंसान सुधर जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मुकेश की माँ को अपनी बहन की चिंता सताती रहती थी, लेकिन एक दिन वही हुआ जिस चीज का डर था। इसके पति यानी कि इनके मौसा ने इनकी पत्नी यानी कि इनकी मौसी को इतना मारा कि वो मर गई। उस समय घर में सिर्फ पति पत्नी थे, लेकिन मौसी की आवाज़ें सुनकर तब तक जो नेबर से वो इकट्ठे हो गए, और जब ये बाहर भाग रहा था इसका पति, इन्होंने दर्द पहुंचा और पता लगा कि वो तो बेचारी मर चुकी है। अब जब पुलिस आई, पुलिस उसको लेकर चली गई और कुछ दिन बाद पता लगा कि वो भी मर गया, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली जेल में। शायद वो उसको जान से नहीं मारना चाहता था और उसी अफसोस में उसने खुदकुशी कर ली, और इसी अफसोस में उसने खुद को ख़त्म कर लिया। ये तो थे पति पत्नी, किस्सा ख़त्म। इनकी मौसी की मौत हुई, बहुत दुख था, बहन तो टूट ही चुकी थी, सब परिवार में मातम का माहौल था। लेकिन अभी जो दुख है वो टला नहीं, क्योंकि इनके 2 बेटे थे, इनकी मौसी के 2 बेटे थे, और वो अपने बाप के भी बाप थे। दोनों क्रिमिनल माइंडेड थे, दोनों एक नंबर के जुआरी, शराबी, कबाबी, जो उनके लिए हम बुरे से बुरा वर्ड यूज कर सकते हैं, वो था। जो बड़ा भाई था वो किसी लड़की पर मरता था, उस पर डोरे डालता था। एक दिन उसने उसको रोका रास्ते में, लड़की ने जैसे ही मना किया तो उसने उसको चाकू मार दिया और खत्म कर दिया। अब वो भी जेल में है। जो छोटा लड़का है, अब वो अपनी माँ और अपने पिता की मौत का जिम्मेवार इनको मानता था, यानी मुकेश की मदर और खास तौर पे उनकी मदर को, कि यही है वो जो इनके कान भरती रही। उस दिन जो भी मेरे में तकरार हुई होगी, मौसी के कहने पर हुई होगी, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब मुकेश के परिवार को इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं ये छोटा जो लड़का है हमलावर ना हो जाए। भाई अब घर में माँ अकेली होती है, हम सब बहन है, शादी हो चुकी है, मुकेश भी जॉब पर जाते हैं, हस्बैंड भी, उनकी दुकान है अपनी, तो पीछे जो माँ है वो अकेली है। लेकिन एक दिन एक दुख भरी खबर आई, लेकिन शायद वो खबर दुख भरी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी सी, कह सकते हैं कि थोड़ी सी इनको राहत देने वाली भी थी। अब ऐसा शायद बोलना तो नहीं चाहिए किसी की मौत पर, लेकिन पता लगता है कि किसी के साथ लड़ाई हुई उस छोटे लड़के की और उसमें वो मारा गया। अब इस चीज़ का जो डर था इन्हें कि कहीं वो हमला ना कर दे, उससे डर था, वो तो ख़त्म हो चुका था। लेकिन भाई था, जैसा भी था, मरा था, उसका दुख था। मासी का आई थिंक भांजा कहते हैं, वो था, उसका भी दुख था। इनके पिता को भी दुख था कि भाई जैसा मर्जी, या सुधर सकता था, सुधरने की गुंजाइश थी। अभी 20 साल के तो आसपास बेचारे की उम्र थी। एक भाई जो 23 साल का है वो जेल में बैठा है। देखते ही देखते सारा परिवार खत्म हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब इनकी माँ घर पर अकेली रहती थी। वो तो मर गया, लेकिन उसका प्रेत शायद वो अभी भी इनकी माँ के पीछे था। वो चाहता था कि इनकी माँ भी मर जाए। एक बार ये किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गए थे। अमूमन ये 6 बजे के आसपास घर में आ जाते हैं। इनके जो पति हैं वो रात के समय में दुकान वैसे तो 9 बजे के आसपास बंद कर देते हैं, लेकिन पहले ही फ़ोन आ चुका था कि आज मुझे टाइम लगेगा, कुछ व्यापारी आ रहे हैं, उनके साथ डिनर वगैरह करना है, और काफ़ी बड़े व्यापारी। रात के समय में इनकी माँ घर पे खाना बना रही थी और इनको अचानक बाथरूम के पास से आवाज़ आती है।
ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हैं कि मेरे सिवा घर में कौन। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उनको एक परछाई नजर आती है, और वो परछाई धीरे धीरे जब साफ होना शुरू होती है और वो प्रेत था उसी लड़के का, छोटे लड़के का, जो कुछ दिन पहले मरा था। वो अपनी मासी यानी मुकेश की माँ को पीछे से पकड़ता है और दीवार के पास बहुत जोर जोर से मारना शुरू करता है। और जैसे ही मुकेश घर पे आते हैं वो देखते हैं कि उनकी माँ खून से लथपथ फर्श पर गिरी पड़ी है, मौत हो चुकी है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, इनकी अचानक से जाग खुल जाती है। ये घबरा कर आसपास देखते हैं, जल्दी से भागे भागे अपने माँ बाप के रूम में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। इनके पिता दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं माँ सो रही है। मैं बस वैसे ही देखने वाला था और आ जाते हैं। शुक्र है कि ये सपना था, लेकिन एक काफ़ी खौफनाक सपना। अब अगली सुबह होती है, एक बुरा सपना सोचकर ये भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको इनकी बहन का फ़ोन आता है कि मुकेश तेरे से एक बात करनी है। मुकेश कहता है बोलो। कहती है कि यार एक काम कर, जैसा भी था तो हमारा भाई ना। हाँ ठीक है, उसकी जो भी हमने गति वगैरह करा देनी चाहिए। कहते हुआ क्या? फिर वो बताती है कि उनको सपना आया कि माँ रसोई में अकेले थे। अचानक उनको बाथरूम के पास से कोई आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलती है, परछाई सामने नजर आती है और सामने एक चेहरा प्रेत उसी लड़के का। वो माँ को पीछे बालों से पकड़ता है और दीवार से पटक पटक कर मार देता है। अब मुकेश हैरान कि सेम सपना मुझे कल आया, तुझे भी आया क्या? दोनों हैरान। वो कहते हैं हमें जल्दी पापा से बात करनी चाहिए और इस चीज़ का निवारण करना चाहिए। अब ये फ़ोन करते हैं अपने पापा को और पापा को बात बोलते हैं कि हमें एक सपना आया जिसमें माँ आपको कहते हैं कि रुक कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जो सब कुछ हुआ सेम एज इट इज़। इसके पिता को भी पिछली रात को सपना आया और उन्होंने कहा कि जब तूने दरवाज़ा खटखटाया बेटा, तब मैं उठा हुआ था, घबराया हुआ था और इसको देख रहा था, यानी कि इनकी माँ को देख रहा था कि ठीक तो है। तीनों को एक ही जैसा सपना, एक ही समय पर। बहुत अजीब बात थी, लेकिन फिर ये लापरवाही कर देते हैं और कहते हैं कि चलो हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो। एक दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं। अचानक से सुबह के समय मुकेश की आवाज़ आती है, पापा जल्दी से आना। उनके पिता जल्दी से आते, बेटा क्या हुआ? मुकेश के हाथ कांप रहे थे। कांपते हुए हाथ लेकर वो एक इशारा करता है बाथरूम की दीवार की तरफ, जहां पर उसे खून नजर आ रहा था। ये दोनों जल्दी से आवाज लगाते हैं, यानी कि ये कहते हैं मम्मी, और इनके पापा कहते हैं सरला। और इनकी वाइफ यानी कि मुकेश की मदर और इनकी वाइफ रसोई से बाहर आती है। हाँ जी बोलो क्या है? इनकी जान में जान आती है, लेकिन वो खून के निशान कुछ भी कर रहे थे कि अगर कुछ ना किया गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ये उसी समय दोनों बाहर निकलते हैं, तैयार होके पंडित जी के पास जाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं और फिर पंडित जी कहते हैं कि ये उसकी गति कराओ, उसका प्रेत भटक रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। फिर उसकी गति कराई जाती है, सारी रीति रिवाज किए जाते हैं और उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। ना कभी सपना आया, ना कभी कुछ एहसास हुआ। बड़ा भाई आज भी जेल में है मर्डर के केस में। मासी पूरा हुआ जा चुकी हैं। इनका हस्बैंड शायद मारना नहीं चाहता था, लेकिन सारी उम्र तंग किया बेचारी को और बाद में खुद को खत्म कर लिया। और छोटा बेटा जैसे कर्म वैसी सजा, लेकिन इनका जो फर्ज था इन्होंने देर है दुरुस्त है लेकिन कर दिया। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाइप जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।